नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूं सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। प्यारे बच्चे, आप सभी एक बार लाइव आ जाएंगे ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका टॉपिक चल रहा है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जिसमें मैंने कल आपको आर्टिकल 15 के बारे में पढ़ाना शुरू किया था। सभी लोग एक बार जुड़ जाएंगे। एक मिनट रुकेंगे आप लोग, ठीक है? जल्दी से आप सभी जुड़ जाएंगे क्लास के साथ। देखते हैं कौन कौन जुड़ चुका है। सैफ, भोलेनाथ, सोनू, ज्ञानवेंद्र, मयंक, आनंद, विवेक, बसंत, अंशु, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, वर्षा, पारुल, गौतम, चेतन, सुमित, प्रीति, विनीता, जितेंद्र, देवेंद्र, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से आप सभी जुड़ जाएंगे सेशन के साथ और हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को और देखेंगे कि अपनी क्लास में आगे के आर्टिकल्स, जैसे मैंने कल आपको आर्टिकल 12 बताया था, आर्टिकल 12 के बाद आर्टिकल 13 हमने रीड किया था। उसके बाद आर्टिकल 14 पे हम लोग पहुंच गए थे। पहले आपको मैंने ये बताया था कि वर्तमान में कितने आर्टिकल्स हैं, ठीक है, और आपके पहले कितने आर्टिकल्स हुआ करते थे, कौन सा आपका जो राइट है वो यहां से हटाया गया है, ये सब मैंने बताया। उसके बाद प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने इसके साथ ही आपको बताया आर्टिकल 14 कि कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं, चाहे कोई गरीब है, अमीर है, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ध्यान रखना है कि कानून के लिए सब बराबर हैं। और आर्टिकल 14 नागरिक और गैर नागरिक दोनों को दिया गया है। केवल आपके 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 आर्टिकल्स हैं जो केवल और केवल फॉरेनर्स यानी कि विदेशियों, जो केवल और केवल आपके भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, विदेशियों को नहीं, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चे हम आर्टिकल 15 पर पहुंच गए थे। मैंने आपसे कहा था कि आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 क्या होता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी नागरिक है जो भारत का नागरिक है, उसके साथ किसी भी, ठीक है, किसी भी इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। तो वो आधार कौन कौन से हैं? धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है और जन्म स्थान है। इनमें से आप किसी भी आधार पर इनके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। और प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने बताया था आपको कि किस आधार पर भेदभाव नहीं करना है। तो आपको सार्वजनिक स्थानों पर जाने से आप नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। सार्वजनिक स्थानों पर जाने से, वो सार्वजनिक स्थान कौन सी हैं? दुकानें हैं, पार्क हैं, सार्वजनिक भोजनालय हैं, होटल हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके मंदिर हैं, ये सारी आपके रोड है, तालाब हैं, कुएं हैं, सड़क है, स्नानाघाट हैं, ये सब प्यारे बच्चे आपके वो प्लेसेस हैं जिस पे आप किसी भी व्यक्ति को जाने पर रोक नहीं लगा सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको, मतलब कल यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था और आज पढ़ाना है आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3। अब कल एक बच्चे का एक कमेंट आया था कि मैम हमें ये समझ में नहीं आता है, ध्यान से सुनना, हमें ये समझ नहीं आता कि जैसे आपने कल लिखवाया था आर्टिकल 300 का और आपने बोला था कैपिटल ए लिखना है, मैम अगर हम इसे स्मॉल ए लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा क्या? जी हाँ, ये गलत हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चे, अगर किसी भी आर्टिकल के आगे कैपिटल वर्ड लगा हुआ है तो कैपिटल वर्ड का मतलब है कि ये आर्टिकल संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। किसके द्वारा जोड़ा गया है? संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और ये इसी चीज को बताता है, इसका कैपिटल वर्ड, कि भाई ये जो आर्टिकल है ये आपका बाय द अमेंडमेंट ऐड किया गया है, संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। यह आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ प्यारे बच्चे, अगर हम स्मॉल की बात करते हैं तो स्मॉल वर्ड्स ये दिखाते हैं कि मूल संविधान में यह अनुच्छेद था, मूल संविधान में यह अनुच्छेद था। तो आप कहेंगे कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई आर्टिकल था तो वो हमारा स्मॉल लेटर से दिखाया जाता है, ठीक है, स्मॉल लेटर से बताया जाता है। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपका अगर कोई भी कैपिटल वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब वो बाय द अमेंडमेंट ऐड किया गया है, और अगर आपका स्मॉल वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो आर्टिकल आपका 26 जनवरी 1950 को आपके संविधान में था। क्या प्यारे बच्चे, आपको ये बात मेरी समझ में आई है? अगर समझ में आ गई है तो जल्दी से थम्स अप करेंगे। एक बच्चा कह रहा है आर्टिकल
15 का सब क्लॉज 2 दोबारा से बताना। बेटा आर्टिकल 15 का जो सब क्लॉज 2 है उसमें कहा गया है कि आप किसी भी नागरिक को सार्वजनिक यानी कि जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, पब्लिक प्लेसेस का मतलब है ऐसी जगह जहां पर सभी को जाने का अधिकार होता है, वहां पर आप उन्हें जाने के लिए नहीं रोक सकती हैं। ठीक है, आप वहां पे जाने के लिए उन्हें नहीं रोक सकते हैं। जैसे पहले के टाइम पर क्या होता था कि जो लोअर क्लासेस थी या जिन्हें हम निम्न जातियां कहते हैं, उन्हें रोड पे नहीं चलने देते थे, उन्हें तालाबों से पानी नहीं लेने देते थे, कुओं पर नहीं जाने देते थे, मंदिर में नहीं घुसने देते थे। ये सब प्यारे बच्चे आपका पहले के समाज में हुआ करता था। लेकिन जब संविधान बना और संविधान में इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया कि आपका यहां पे ध्यान रखना है कि किसी के साथ आप भेदभाव, किसी भी नागरिक के साथ कि आप धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, और अगर आप करेंगे तो इसके लिए आपको सजा मिलेगी। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। आगे देखिएगा प्यारे प्यारे बच्चों, अगला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3। अभी आपसे मैंने बोला आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग, मतलब मैंने जेंडर की भी बात की है कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चे, अब जब मैं इस आर्टिकल को आपको पढ़ाऊंगी तो आपका क्वेश्चन आ सकता है सीधा सीधा, और सीधा सीधा क्वेश्चन ये हो सकता है कि अभी आपने बोला कि मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप यहां पर फिर से, ठीक है पारुल गौतम, अभी मैंने रिपीट किया है, अब बार बार मैं रिपीट नहीं कर सकती हूं, आपको ध्यान से सुनना होगा। मैंने आर्टिकल 15 का 1 और 15 का 2 कम से कम क्लास शुरू करने के बाद 3 से 4 बार रिपीट कर दिया है। कहां दिमाग है भाई आप लोगों का, गलत बात है ये, फोकस होके पढ़िए क्लास के अंदर। ठीक है, तो 15 का सब क्लॉज 3 पहले पढ़ लीजिए। राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए उनकी विशेष स्थिति के आधार पर कुछ विशेष प्रावधान करने की शक्ति है, यानी एम्पावर्स द स्टेट टू मेक सर्टेन स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर स्पेशल सिचुएशन। आप अभी मुझसे ये कहेंगे, अभी आपने कहा कि महिला और पुरुष, मेल और फीमेल में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन मैम यहां पर तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यहां पर तो भेदभाव हो रहा है, क्योंकि यहां आप हमें पढ़ा रही हैं कि इन दोनों के बीच में आपने हमें कहा डिस्क्रिमिनेशन नहीं, लेकिन आपने अभी पढ़ाया कि फीमेल्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस। ठीक है, बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजंस, लेकिन यहां पे तो फीमेल और मेल में डिस्क्रिमिनेशन हो गया। लेकिन बेटा जब इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है तो इसे हम कहते हैं अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन। ये कैसा डिस्क्रिमिनेशन है, ये एक अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ये एक सकारात्मक भेदभाव है। अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी कि सकारात्मक भेदभाव, सकारात्मक भेदभाव, अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन, यह आपको ध्यान रखना है। मैम सकारात्मक कैसे, भेदभाव तो भेदभाव ही होता है, भेदभाव तो भेदभाव ही होता है। बेटा अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, मैंने कर दिया है, मैं सारी चीजों को देखते हुए चलती हूं, अब ब्लर नहीं होगा। ठीक है, अब नहीं होगा, आराम से पढ़िए आप। तो यहां पे क्या हुआ कि जो अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन है, जब अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है तो आप कहेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन तो डिस्क्रिमिनेशन है, सकारात्मक या नकारात्मक कैसे हो सकता है, ये आप बताइए मैम। तो ध्यान से सुनना बेटा, जिस तरीके से पहले के समय में दलितों के साथ, या हम कह सकते हैं कि लोअर क्लासेस के साथ, निम्न जातियों के साथ भेदभाव किया गया था, ऐसे ही पहले फीमेल्स के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनके साथ भी भेदभाव किया गया था। पहले के समय में प्यारे बच्चे एक क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया गया था महिलाओं के लिए कि ये आपका घर है और आपको इस घर के अंदर रहकर ही सारी एक्टिविटीज करनी है। ठीक है, आपको सारी की सारी एक्टिविटीज कैसे करनी है, घर के अंदर रहकर ही करनी है। बेटा अब इधर से ब्लर नहीं है, क्लास चल रही है और क्लास में देख रही हूं, मेरे सामने चल रही है, जैसे ही ब्लर होता है मुझे तुरंत पता चल जाता है। ठीक है, और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपना एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, क्लास को रिफ्रेश कीजिए। ठीक है, आपको बिल्कुल ब्लर नहीं दिखेगा, यकीन मानिए, क्योंकि यहां पे सामने क्लास चल रही है। जब आपके पास ब्लर होता है तो यहां पर भी ब्लर होना स्टार्ट हो जाता है।
अभी ब्लर नहीं है। अब मेरी बात सुनिए और प्लीज मुझे थोड़ा सा बोलने का मौका दीजिए। तो यहाँ पे मैंने कहा कि महिलाओं की एक, यहाँ पे हमने क्राइटेरिया निश्चित कर दिया कि ये महिलाओं का घर है, घर के अंदर रहकर ही इन्हें क्या करना चाहिए, घर का काम करना चाहिए। आपकी जो सोसाइटी है वो आपकी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, यानी कि यहाँ पर जो बोलबाला चलता है वो पुरुषों का चलता है। ये पहले के समय की मैं बात कर रही हूं, आप अभी इसको अपने तरफ मत लेकर जाना, ठीक है। अब आगे ध्यान से सुनिए। तो महिलाओं से कहा जाता था आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है, आपको घर से बाहर जाने का अधिकार नहीं है, आपको और क्या नहीं करना है, आपको यहां पे बोला गया कि उसके अलावा आपको जो घर में डिसीजंस लिए जाएंगे उनमें कोई अधिकार नहीं है। ये सारे अधिकार महिलाओं से छीन लिए गए थे। लेकिन जब आपका देश आजाद हो रहा था और जहां सब अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, वहीं पे महिलाएं भी अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी कि हमें भी पुरुषों की तरह मतदान का अधिकार चाहिए, हमें भी पुरुषों की तरह शिक्षा का अधिकार चाहिए, हमें भी पुरुषों की तरह डिसीजन मेकिंग पावर यानी कि निर्णय लेने की क्षमता का अधिकार होना चाहिए। और ये सारी बातें धीरे धीरे महिलाओं ने अपनी मनवाई। लेकिन आपको क्या लगता है, ऐसे ही नहीं, उन्होंने जब इन अधिकारों के लिए आवाज उठाई तब प्यारे बच्चे ऐसा हुआ है। ठीक, उसके बाद प्यारे बच्चों आगे की बातें सुनिए। अब आप कहेंगे मैम आज के समय में ऐसा नहीं है। प्यारे बच्चे आज के समय में ऐसा नहीं है, ठीक है, आज के समय में ऐसा नहीं है, लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था। आज के समय में महिलाओं को बहुत अधिकार मिले और क्योंकि पहले स्थिति महिलाओं की ऐसी थी, इसीलिए उनके लिए क्या किए गए, स्पेशल प्रोविजंस। जैसे महिलाओं के अगर घर में अत्याचार होगा तो उसके लिए कानून बना, दहेज प्रथा के खिलाफ कानून बना, ठीक है। तो आपके और क्या बना, आपके महिलाओं के लिए वुमेन कमीशन, महिला आयोग बनाया गया ताकि महिलाएं अपनी बातें वहां पर जाकर रख सकें। तो जो स्पेशल प्रोविजंस इनके लिए किए जाने थे वो यहां पर किए गए हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, यहां तक आप लोग समझ चुके हैं, आगे की तरफ चलते हैं। एक बार मैं फोन में चेक कर लेती हूं। आप लोग जो हैं, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ गया है कि मैम ब्लर नहीं है। आपने एक बार रिफ्रेश किया, उसके बाद बात करते हैं बच्चों की। और जब हम बच्चों की बात करेंगे प्यारे बच्चे, तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे भी यहाँ पे, ताकि बच्चों की, जो आपने देखा होगा बच्चों को क्या करते हैं, खरीदते और बेचते हैं, बच्चों को उठाकर भीख मंगवाते हैं, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनका शोषण ना हो, इसके लिए उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं, ठीक है। मैं चेक कर रही हूँ भाई, थोड़ा सा टाइम दो, अभी पता चल जाएगा और आपको भी दिखा दूंगी मैं, ठीक है। और अगर मेरे फोन में सही चल रहा होगा, रुक जाइए, अभी दिखाती हूं मैं, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया, आर्टिकल 13 को रीड किया। चलिए, उसके बाद आपका नेक्स्ट आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 रीड किया। उसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 4 पर। ठीक है, आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 4 पर, ठीक है। देखिएगा यहां पे आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें कहा गया है, इसके द्वारा राज्य को निम्न के संबंध में विशेष उपबंध करने की शक्ति दी गई है। ये जितना भी मैं अब आपको बता रही हूं, ये सब आपके अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहां पर कि आपका अगला क्या होगा। ये देखो, ये लो भाई, यकीन नहीं हो रहा था ना तुम्हें, ये देखो एकदम क्लियर है। इसका मतलब जिनकी नहीं आ रही है उनकी तरफ से प्रॉब्लम है। मैं स्क्रीन को बड़ा करके दिखा देती हूं, ये देखिए, एक एक वर्ड आप इसमें पढ़ सकते हैं, देख लीजिए और प्लीज आप पढ़ लीजिए क्योंकि सारा टाइम आपने इसमें निकाल दिया है आज। देखिए, आप मानते ही नहीं हो, मैं कह रही हूं आपसे कि एक एक चीज क्लियर दिख रही है। क्या बात करते हैं बच्चों आप, मैं आपसे झूठ बोलूंगी? जब ब्लर होता है तो मैं मानती हूं कि हाँ ब्लर हो रहा है,
यहां मुझे साफ साफ दिख रहा है, बोल रही हूं कि क्लास मेरे सामने भी चलती है, पूरा कैमरे की फंक्शनिंग यहां पर चलती है, पर आप मान ही नहीं रहे हैं। हो सकता है आपकी तरफ से नेट इशू हो, क्योंकि बहुत बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पे सही है। अगर नहीं पढ़ना है तो ऐसे ही बोल दो कि हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन इस तरीके से आप करोगे तो फिर मैं तो पढ़ा ही नहीं पाऊंगी, कभी पढ़ा ही नहीं पाऊंगी बेटा। कौन सा फोन है बेटा? फोन से कुछ नहीं होता है। अगर फोन कोई भी हो, अगर क्लास खराब चल रही है तो और फोन में खराब चलेगी। ठीक है, आगे चलिए, अब ध्यान से सुनिए। अब देखिए यहां पे ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे अब क्या किया गया है, मैं इसको आपको एक प्लेन स्लाइड पे शॉर्ट में समझाती हूं, फिर यहां से पढ़ लेंगे। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4, प्यारे बच्चे इसमें सीधी सीधी बात की गई है रिजर्वेशन। आप इसको शॉर्ट में भी नोट कर सकते हैं, आरक्षण की बात की गई है, रिजर्वेशन की बात की गई है। और ये रिजर्वेशन किस किस को देने के लिए? तो यहां पे बोला गया है कि यहां पे आरक्षण की बात है, आप सिंपल इसको लिख लीजिए। ठीक है, आरक्षण की बात की गई है। क्लियर? आगे देखिएगा। ठीक है, अनीश कुमार जी को ब्लॉक कर दिया जाए अगर एडिटर भैया मेरी बात सुन रहे हैं तो। ठीक, आगे देखिएगा यहां पर। तो यहां पे रिजर्वेशन की बात है, आपको क्या याद रखना है कि आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 4 में रिजर्वेशन की बात की गई है। और ये जो रिजर्वेशन है प्यारे बच्चे, ये कहां पर देने की बात की गई है? तो आप लिखेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, यानी कि आप कह सकते हो शैक्षणिक संस्थान में, शैक्षणिक संस्थान। यहां पर प्यारे बच्चे आपकी रिजर्वेशन की बात की गई है। और ये रिजर्वेशन किस किस को दिया जाएगा? तो वो आप देखें इस स्लाइड पर, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों को, और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सिटीजन्स, यानी कि प्यारे बच्चों ऐसे लोगों के लिए जो कि आपके सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से दोनों ही तरीके से पिछड़े हुए हैं। ठीक है, यानी हम इन्हें शॉर्ट में लिख सकते हैं SEBC, इनको दिया गया है। आगे अनुसूचित जाति के लिए फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी कि SC को रिजर्वेशन दिया गया है। और अनुसूचित जनजाति के लिए फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कि ST। तो हम इस आर्टिकल को अगर शॉर्ट में पूरा करना चाहेंगे तो मैम रिजर्वेशन दिया गया है, कहां दिया गया है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। किस किस को दिया गया है? SEBC, यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SC को दिया गया है, और मैम ST को दिया गया है। इन तीनों को रिजर्वेशन दिया गया है। और प्यारे प्यारे बच्चों, जो ये रिजर्वेशन दिया गया है ये कहां पर? तो देखिए नीचे लिखा है, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 5 के 4 के तहत किया गया है। यानी कि रिजर्वेशन कहां पर है? इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आपके शैक्षणिक संस्थानों में। प्यारे प्यारे बच्चों क्या दिया गया है? आप कहेंगे कि मैम शैक्षणिक संस्थानों में हमें दिया गया है रिजर्वेशन, हमें दिया गया है आरक्षण। और वो किसे किसे दिया गया है? तो SEBC, यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सिटीजन्स को, साथ साथ आपके जो SC हैं और साथ साथ आपके जो ST हैं, इन सबको क्या दिया है हमने? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के तहत रिजर्वेशन दिया है। अब अगला जो आर्टिकल है प्यारे बच्चे, वो भी सेम बात करेगा, और यहां पे अब रिजर्वेशन थोड़ा सा इंक्रीज होगा। अभी जो रिजर्वेशन दिया गया है ये कैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में है? तो आपको ध्यान रखना है कि सरकारी संस्थानों में। कहां पर है? जो आपके गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें अभी तक आपको रिजर्वेशन किसने दिया? आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 4 ने। इसने कहा कि आपके जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन सभी में रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हीं SEBC को प्यारे बच्चे आपने आगे चलकर कहा OBC। इन्हीं को क्या कहा गया? OBC। OBC की फुल फॉर्म होती है अदर बैकवर्ड क्लासेस,
अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब इस रिजर्वेशन को आगे बढ़ाया जाएगा और ध्यान से सुनना, पहले समझ लो फिर पढ़ना। एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल नंबर 15 का, एक मिनट रुकेंगे आप, ठीक है। एक आर्टिकल है प्यारे बच्चे, जिस आर्टिकल को हम कहते हैं आर्टिकल नंबर 15 का 5। और इस आर्टिकल की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी क्या है, इसमें भी रिजर्वेशन है, इसमें भी आरक्षण दिया गया है, यहां पर भी आरक्षण। लेकिन अब ये रिजर्वेशन कहां दिया गया है, ये रिजर्वेशन प्यारे बच्चे दिया गया है प्राइवेट एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, प्राइवेट एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, निजी एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों में, लिखिएगा निजी एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों में, निजी एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों में, ठीक है, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में, शैक्षणिक संस्थानों में, ये आपको यहां पर दिया गया है। यानी अभी तक सरकारी स्कूलों में था, अब प्राइवेट में भी है, तो निजी एवं शैक्षणिक संस्थानों में, प्राइवेट स्कूल्स में भी आपको दे दिया गया और साथ साथ हायर एजुकेशनल एजुकेशन जो होती है उसमें भी दे दिया गया। और प्यारे बच्चे इसमें किस किस को दिया गया मैम, तो इसमें भी SEBC को दिया गया, उसके बाद प्यारे बच्चे SC को दिया गया और ST को दे दिया गया। इन सभी को रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, आप अच्छे से क्लियरली लिख लीजिए। अब यहां पे ये आर्टिकल जरा पढ़ लीजिए, देखिए इसमें भी यही बोला है 15 का 5 के माध्यम से निजी शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश के स्थानों का आरक्षण का प्रावधान। और किस किस को, SEBC को दिया गया है, SC को दिया गया है और प्यारे बच्चे ST को दिया गया है। अब आप मेरी बात को यहां समझ गए हैं, अगर समझ गए हैं तो थम्स अप्स कर दीजिए। आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 4 में गवर्नमेंट स्कूल्स में, आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 5 में प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स यानी कि निजी संस्थान, यानी कि जो सरकारी नहीं है उनमें भी रिजर्वेशन दिया गया है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका आर्टिकल 15 का जो सब क्लॉज 6 है इसके बारे में बात करेंगे और साथ साथ इसी के साथ आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 6 में भी बात करेंगे। ये दोनों आर्टिकल सेम बात करते हैं, दोनों को सेम हम साथ में पढ़ेंगे। ये प्यारे बच्चे ये जो दोनों आर्टिकल्स हैं 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़े गए, इंसर्ट बाय द 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। इनको एड ऑन कर दिया गया, किसके थ्रू किया गया है प्यारे बच्चे, तो आप कहेंगे कि आपका संविधान संशोधन 103 व 2019 में हुआ और इन दोनों आर्टिकल्स को यहां पर एड ऑन किया गया, ठीक है, एड ऑन किया गया। और इसमें क्या है, इन दोनों आर्टिकल्स में भी प्यारे बच्चे रिजर्वेशन है, इन दोनों आर्टिकल्स में भी प्यारे प्यारे बच्चों आरक्षण है। और ये आरक्षण किसके लिए है, तो आप लिखेंगे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है, कमजोर वर्ग यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसको आप शॉर्ट में कहते हो EWS। और ये कितना प्रतिशत है, तो आप कहेंगे कि मैम 10% दिया गया है। कितना परसेंट रिजर्वेशन है, 10%। और ये कब दिया गया, 2019 में। यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनकी आपकी जो पर ईयर इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम है,
साथ साथ आप जान सकते हो कि 8 लाख रुपए से कम होने के साथ साथ अगर उनके पास अपना घर नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, तो ऐसे लोगों को ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के अंदर रखा जाएगा और आपके आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 6 और 16 के सब क्लॉज 6 दोनों में ही ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। संजू कुमार बोर्ड की तरफ देखो, ईडब्ल्यूएस मींस क्या होता है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस, यानी कि ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, ऐसे लोग जिनकी सालाना इनकम 8 लाख से कम होती है। 8 लाख से अगर आपकी यहां पर पूरे साल की इनकम से कम है, अगर 8 लाख से कम है, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, ये जनरल कैटेगरीज के लिए भी है। ये उन सभी कैटेगरीज के लिए जो जनरल कैटेगरी में आते हैं और जिनकी इनकम 8 लाख से कम है। नजीम खान जी 6 नहीं 8 रखा गया क्राइटेरिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बेटा? अगर समझ में आ गया तो थम्स अप करेंगे। मैं आपको लिखकर भी बता रही हूं और आपको बोर्ड पर भी समझा रही हूं। अगर आपका फोकस क्लास में है तो समझ में आएगा, और अगर फोकस क्लास में नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। जितना मैं पढ़ाऊंगी लास्ट में सारा लिखकर रिवाइज करवाऊंगी। ठीक है, आगे देखिए। अवसर की समानता, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, बस इतना याद रखो, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लोक नियोजन में अवसर की समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है, लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटी कहां पर, किसके अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए? तो आपको मैं ये बता दूं कि यहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटी की जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। किसमें? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, जिसे आप हिंदी में कह रहे हैं लोक नियोजन। लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी मैं सीधा सीधा अगर आपको लिखूं तो सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। अगर मैं आपको अपने शब्दों में बताऊं तो क्या बेटा ये समानता है? आप कहेंगे कि बिल्कुल है, ये समानता स्थापित की गई है मैम। और ये समानता कितनी है? ये समानता आपकी किस में दी गई है? सरकारी नौकरियों में। और आपका आर्टिकल जो 16 का सब क्लॉज 1 है वो क्या कह रहा है, उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। देखिए, राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन, यानी कि आपके एम्प्लॉयमेंट, यानी कि नौकरी, नियोजन को क्या कहते हैं? नौकरी, अथवा नियुक्ति, यानी कि अपॉइंटमेंट के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। क्या बेटा गवर्नमेंट जॉब में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है? आप कहेंगे बिल्कुल है मैम, बिल्कुल है मैम। आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 1 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ, ध्यान रखना ये आर्टिकल भी सिटीजन्स के लिए है, किसी भी नागरिक के साथ में आपको ध्यान रखना है कि नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप सभी गवर्नमेंट जॉब में फॉर्म भरते हैं? जी हाँ मैम, सब भर सकते हैं, लेकिन केवल किसकी डिमांड की जाती है? एलिजिबिलिटी की, योग्यता की डिमांड की जाती है। ये नहीं कहा जाता कि तुम पुरुष हो इसलिए तुम भर सकते हो, तुम महिला हो तुम नहीं भर सकते, इस तरह की चीजें नहीं होती। ठीक है, तो आप सभी को क्या दिया जाता है? समान अवसर दिया जाता है। आप सब तैयारी कर रहे हैं, आप सभी जो है, आपकी अलग अलग जातियां होंगी, आपके अलग अलग धर्म होंगे, आप अलग अलग जगह के निवासी होंगे, लेकिन सबको क्या दे रखी है? इक्वल अपॉर्चुनिटी। मुझे पता है आप लोग लिख के भेज रहे हो नहीं है मैम, नहीं है मैम, क्योंकि आप रिजर्वेशन की तरफ भाग रहे हो कि रिजर्वेशन क्यों दिया गया है। अब मैं पहले उस टॉपिक को क्लियर कर देती हूं ताकि आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव हो और आपको पता चले कि रिजर्वेशन आज के समय पे क्या है। ध्यान से सुनिए, जब आपका देश आजाद हुआ, तो आजादी से पहले की बात करें और जिस समय आजाद हुआ बेटा, तो आपको बता दूं कि आपके देश में ऐसे लोग थे जिनकी हालत बहुत खराब थी, जिसमें SC ST के लोग आते थे, महिलाएं आती थी, OBC आते थे।
ये सारे लोग आते थे यहां पर। ओबीसी को उस टाइम पे कहा जाता था SEBC, क्योंकि ओबीसी वर्ग के जो लोग थे वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए थे। और इन लोगों के साथ में आपको बता दूं कि उच्च जातियों ने इतना भेदभाव किया, इतना डिस्क्रिमिनेशन किया कि इन लोगों का विकास नहीं हो पाया। इन लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, इन लोगों को कहीं पर भी ये लोग अपनी ग्रोथ कर सके, इन लोगों को अधिकार नहीं मिला। इन लोगों को बोला कि अगर तुम्हारे पिताजी नाई हैं तो तुम्हें भी नाई बनना है। मतलब इन्होंने काम का निर्धारण भी जाति के आधार पर कर दिया, कर्म का निर्धारण किसके आधार पर कर दिया? जाति और धर्म के आधार पर कर दिया। तो प्यारे बच्चे, इनका विकास नहीं हुआ। तो जब इनका विकास नहीं हुआ तो यहां पे आपको मैं बता दूं, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बाबा साहब अंबेडकर। तो बाबा साहब अंबेडकर जी क्योंकि इस चीज को झेल चुके थे और उन्होंने क्या किया था, इस चीज को महसूस किया था, उनका शोषण किया गया था। उन्होंने सोचा कि जब इतना पढ़ा, मैं इतना पढ़ा हूं, इतनी कठिनाइयों के बाद पढ़ा हूं, लेकिन फिर भी आज मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। तो ऐसे लोग जो आज तक पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास विकास के संसाधन नहीं है, वो लोग कैसे इस समाज में सरवाइव कर पाएंगे? वो कैसे सरवाइव करेंगे? तो इसके लिए फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने आरक्षण की मांग की, आरक्षण रिजर्वेशन की मांग की। और उन्होंने कहा कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व हर जगह पर होना चाहिए, हर जगह पर उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और उनकी बात को कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, संविधान निर्माताओं ने यह बोला कि लेकिन कितने सालों के लिए? तो उन्होंने केवल कहा था कि 10 सालों के लिए, केवल 10 सालों के लिए आप कर सकते हो। और आपको मैं ये बता दूं कि 10 साल के लिए प्रावधान किया गया, लेकिन आज के समय में भी बेटा रिजर्वेशन उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा जिन्हें सच में इनकी जरूरत है। आज भी रिजर्वेशन का फायदा वो लोग उठा रहे हैं जो विकसित हो चुके हैं, जिनका विकास हो चुका है, जिनके घर में सरकारी नौकरियां हैं। आज तक उन लोगों तक ये नहीं जा रहा जिन लोगों तक एक्चुअल में इसको पहुंचना चाहिए, सच में जिसको इसकी जरूरत है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब रिजर्वेशन जाति आधारित नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए, इकोनॉमिक बेस पर होना चाहिए। क्योंकि अब जो गरीबी है वो केवल SC ST में नहीं, अब गरीबी जनरल में भी आ चुकी है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे पर बात नहीं करती, क्योंकि बेटा आज के समय में ये एक वोट बैंक बन चुका है। मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन रिजर्वेशन उन्हें मिलना चाहिए जिसे सच में इसकी जरूरत है और जो आज तक उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। ठीक है, यह आपका रिजर्वेशन का पूरा कॉन्सेप्ट था। अब बाकी आपकी मर्जी है कि आप जो है यहां पर क्या सोचते हैं। जो रियलिटी है वो मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब यहां पे प्यारे बच्चे आपका क्या बोला है कि गवर्नमेंट जॉब्स में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या फिर गवर्नमेंट जॉब के मतलब एक्सपीरियंस के बेस पर डायरेक्टली गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट हो, दोनों में ही क्या होना चाहिए, यहां पर समान अधिकार। फिर आर्टिकल 16 का जो सब क्लॉज 2 है, ये लिखा है आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 2, ये कहता है इस विषय में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास। आपने अभी तक क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था आर्टिकल 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। अब प्यारे बच्चे इसमें 2 और जोड़ दिए गए, और वो 2 कौन से हैं? दूसरे पेन से लिख रही हूं, उद्भव एवं निवास, उद्भव एवं निवास, कि आप किस वंश के हैं, किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका निवास स्थान क्या है, आपका कहां पे आप ओरिजिन, मतलब आप किस ओरिजिन के हैं, आप इंडियन ओरिजिनेट हैं या नहीं हैं। लेकिन अगर आप इस समय भारत के नागरिक हैं, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में आप सभी को समान अवसर मिलेगा।
इन सब से तो आर्टिकल 15 में कितने आधार हैं? 5, और आर्टिकल 16 में कितने हैं? 7। यह आपको ध्यान रखना है बेटा। प्लीज इस चीज को आप बंद कीजिए कि क्या गलत है क्या सही है। ये मैं आपको बता चुकी हूं, इतने मुद्दे उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। जिसको मिल रहा है उसके लिए अच्छी बात है, जिसको नहीं मिल रहा है उसके लिए गलत बात है। यहां क्लास में पॉलिटिक्स नहीं करनी है। जो मैं पढ़ा रही हूं उसको प्लीज आप ध्यान से दीजिए, ध्यान से सुनिए। ये आप भी जानते हैं क्या सही है, और ये मैं भी जानती हूं क्या सही है और क्या गलत है। ये कोर्ट भी जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इस तरह की बातें क्लास के अंदर मत करिए और आराम से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आर्टिकल 15 में बात किसकी की गई है? 5 आधारों की, और आर्टिकल 16 में 7 कि किसी भी नागरिक के साथ, अगर वो इंडियन सिटीजन है, चाहे वो कहीं का भी निवासी हो या फिर वो इंडियन ओरिजिन हो या नहीं हो, लेकिन अगर भारतीय नागरिकता रखता है, तो उसके साथ में आप इन आधारों पर जॉब में, सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं कर सकते। कौन कह रहा है? आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 1 कह रहा है। ये जो कमेंट्स आप करते हो, इन कमेंट्स की वजह से आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि आपका पूरा फोकस कमेंट्स पर रहता है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट। अब यहां पे आपका अगला आर्टिकल है प्यारे बच्चे, जिसका नाम है अस्पृश्यता का अंत, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। कहां पर है? आर्टिकल 17। इसको आप बहुत साधारण शब्दों में वो बोलूं तो आज आप इसको क्या कहते हैं? छुआछूत। आप इसको कहते हैं छुआछूत, कि अगर हम उनको टच करेंगे तो हम उनकी तरह हो जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी को टच करें, आप उसकी तरह हो जाए? तो काश हमारे सामने कोई एसडीएम निकल कर चला जाए या कोई डीएम निकल कर चला जाए, हम उसको छू देंगे, अगले दिन हम एसडीएम या डीएम बन जाएंगे। या प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे सामने से निकल जाए और गलती से हमें बस टच करने का मौका उनको मिल जाए, तो हम अगले दिन पीएम बन जाएंगे। आपको लगता है ऐसा होता है? तो आर्टिकल 17 में यह कहा गया कि जो लोग इन चीजों को मानेंगे कि किसी के छूने से व्यक्ति अपवित्र हो जाएगा, किसी के चलने से सड़क खराब हो जाएगी, किसी के कुएं से पानी लेने से कुएं का पानी अशुद्ध हो जाएगा, ये सारी बातें गलत हैं। और अगर ये चीजें आपने की तो प्यारे बच्चों, आर्टिकल 35 में संसद को अधिकार दिया गया है, संसद को अस्पृश्यता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यानी कि कोई भी अगर इस छुआछूत के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेगा तो प्यारे बच्चों, संसद ने एक एक्ट बना दिया है, SC/ST एक्ट, जिसे आप कहते हैं SC/ST अधिनियम। और इस एक्ट के तहत क्या किया गया है कि अगर आपने किसी के साथ छुआछूत जैसी चीजें की, आपको जेल में जाना पड़ सकता है और आपको जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चे, ये जो छुआछूत का कॉन्सेप्ट था, ये एक सामाजिक रूढ़िबद्धता थी। कुछ नहीं है छुआछूत, सभी लोग समान होते हैं, और जो इन चीजों को करता है, अगर वो व्यक्ति अवेयर है, मान लीजिए जिन लोगों के साथ आप इन चीजों को कर रहे हैं, अगर प्यारे बच्चे वो व्यक्ति इस चीज को समझता है कि आपने उसके साथ गलत किया है, तो वो आपके खिलाफ जाकर SC/ST एक्ट लगा सकता है आप पर। लेकिन इस SC/ST एक्ट का भी कुछ लोगों ने मिसयूज कर लिया, तो इसमें कुछ संशोधन किए गए। पहले इसमें जमानत नहीं मिलती थी, लेकिन अब इसमें जमानत मिलती है। पहले शिकायत के आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था और जमानत नहीं दी जाती थी, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है प्यारे बच्चों कि आपके इस एक्ट में प्रावधान है कि अगर किसी ने कंप्लेन की है तो पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ए ग्रेड ऑफिसर यहां पर होगा, और फिर वो ऑफिसर जब यहां पे बोलेगा कि इस तरह की घटना घटी है, तब जिस व्यक्ति पर यह एक्ट लगा है उसे अरेस्ट किया जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि इसमें अब जमानत मिल सकती है।
क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 17 किसकी बात करता है? अनटचेबिलिटी की। और बेटा एक और चीज और एक और कोइंसिडेंस आपको बताती हूं कि आर्टिकल 17 में कहा है अस्पृश्यता का अंत, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। जब संसद ने कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार दिया तो संसद को खुद समझ में नहीं आया, संसद को खुद समझ में नहीं आया कि आखिर यह अस्पृश्यता है क्या। तो संसद कोर्ट में पहुंच गई, क्योंकि अगर संविधान की कोई भी चीज किसी को समझ नहीं आती तो वो आपका सुप्रीम कोर्ट उसको डिफाइन करता है। संसद पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संसद ने कहा सुप्रीम कोर्ट से कि भाई अस्पृश्यता का अंत तो तब करूं जब मुझे यह पता हो कि अस्पृश्यता क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अस्पृश्यता तो कुछ है ही नहीं, ये तो समाज के लोगों के द्वारा समाज में पैदा की गई एक बीमारी है, और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो अपने इतिहास को उठाकर पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि छुआछूत क्या है। ये केवल एक सामाजिक बीमारी है जिसे समाज के लोगों ने पैदा किया है, और क्योंकि ये पैदा हो चुका है तो हमें इसे खत्म करना भी पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। आगे है, देखिएगा आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। उपाधियां क्या होती हैं? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, उपाधियां या जिनको आप कहते हैं प्यारे बच्चे टाइटल्स। जैसे आपने एक उपाधि पढ़ी लॉर्ड, आपने उपाधि पढ़ी राजा, आपने उपाधि पढ़ी महात्मा, आपने उपाधि पढ़ी सरदार, आपने उपाधि पढ़ी राय। ये सब क्या हुआ करते थे? टाइटल्स। ये सब प्यारे बच्चों आपने क्या किया है? आपने सारे के सारे आपने कहां पढ़े हैं? आपने सारे की सारी उपाधियां इतिहास में पढ़ी हैं। ये सब उपाधियां आपको इतिहास में देखने के लिए मिलेंगी। आपने उपाधियां पढ़ी। अब यहां पे क्या हुआ कि जब हमारा संविधान बना तो संविधान बनाते समय यह कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, क्योंकि उपाधियां व्यक्ति को, उस व्यक्ति को और लोगों की अपेक्षा खास बनाती हैं जो आपके जिसके पास ये उपाधि होती है। लेकिन हमारा संविधान किसकी बात करता है? समानता की। हमारा संविधान बात करता है इक्वालिटी की। तो हमें यहां पे क्या करना चाहिए? उपाधियों को खत्म, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स कर देना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को अपने नाम के आगे कोई उपाधि धारण नहीं करनी, क्योंकि उपाधियां व्यक्ति विशेष को खास बनाती हैं, एक व्यक्ति को स्पेशल बनाती हैं कंपैरिजन टू अदर पीपल्स। चौधरी जी थोड़ा पेशेंस रखिए, अभी बात खत्म नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन यहां पे प्यारे बच्चे इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। इस आर्टिकल का अपवाद भी है, और ये अपवाद आपके दो जगह पे हैं, ध्यान से सुनना। एक तो शिक्षा में, और दूसरा प्यारे बच्चे आपका शिक्षा के साथ साथ सेना में, कि इन दो जगह उपाधियां आपकी दी जा सकती हैं। जी बिल्कुल रंजन कुशवाहा जी, कर दीजिए, कर दीजिए, ठीक है, आज ही कर दीजिए, और कॉलिंग टीम को कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर दीजिए। अगर मैं गलत होंगी तो मुझे जरूर डांट पड़ेगी, लेकिन मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूं, गलत आप हैं, क्योंकि वो आपका उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य है पढ़ाना, और प्लीज मुझे पढ़ाने दीजिए, मुझे बताइए मत। आपको जो करना है आप कर दीजिए जाकर, ठीक है, कर दीजिए। जितना विश्वास आप पर है उतना विश्वास हम पर भी है। हम इस संस्था में अगर जुड़े हुए हैं तो विश्वास भी जुड़े हुए हैं, और क्या कंप्लेन आपको करनी है क्या नहीं करनी है ये आप कर दीजिए, या आप मुझे मत बताइए, आप कंप्लेन कीजिए मेरी जाकर, क्योंकि मैं काम ही ऐसा करती हूं शायद आपकी नजर में कि मेरी कंप्लेन की जानी चाहिए। आप कर दीजिए, ठीक है, लेकिन मुझे बताइए मत, कर दीजिए जाकर, ठीक है। आगे देखिए यहां पर, तो यहां पे बोला कि नहीं, बाकी जगह नहीं दी जाएगी, लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है बेटा। देखो यहां भी लिखा है, पहले लिखा है कि उपाधियों का अंत करना है, लेकिन अगर आर्टिकल 18 के सब क्लॉज 1 की हम बात करेंगे तो आर्टिकल 18 के सब क्लॉज 1 के अनुसार राज्य, सेना तथा विद्या
किस किस जगह में? राज्य, सेना और विद्या, यानी कि अकेडमिक और मिलिट्री में क्या कर सकती है? आपको ध्यान रखना है, इनसे संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। मतलब दो जगह आप टाइटल्स ले सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो उपाधियां हैं, ये उपाधियां क्या करती हैं? व्यक्ति को खास बनाती हैं अन्य की अपेक्षा। लेकिन आपका संविधान क्या कहता है? आपका संविधान कहता है कि नहीं, मेरे लिए सब समान है, किसी को उपाधि नहीं मिलेगी। लेकिन दो प्यारे बच्चे इसके एक्सेप्शन हैं, शिक्षा या आप कह सकते हो विद्या। यहां पे शिक्षा की जगह आप वर्ड विद्या भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको यूज कर देती हूं, एक मिनट। विद्या और प्यारे बच्चे सेना, एकेडमिक और मिलिट्री। ठीक है, एकेडमिक और मिलिट्री, ये दो जगह। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चे, आप जब एकेडमिक में आपको कोई भी उपाधि मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको डॉक्टर मिलता है, या आपके नाम के आगे आपका एक डॉक्टर तो जब आप एमबीबीएस करते हैं तब मिलता है आपको, एक डॉक्टर आपको तब कहा जाता है जब आप पीएचडी होल्डर होते हैं। तो ये किसकी वजह से मिला है? आपकी अपनी मेहनत की वजह से मिला है। ठीक है, और अगर हम बात करें सेना में, तो सेना में भी जैसे आप किसी को जनरल कहेंगे, किसी को आप ब्रिगेडियर कहेंगे, तो ये भी क्या है? ये सब उसके खुद की मतलब खुद की मेहनत से उसको मिला है। तो इन दो जगह पर उपाधियां दे सकते हैं, क्योंकि बेटा आप ऐसा तो है नहीं कि हर किसी का नाम लोगे। वो व्यक्ति जिस पद पर बैठा है उस पद की एक प्रतिष्ठा है, और उस पद की प्रतिष्ठा को बनाने के लिए इन दो जगह पर किसकी परमिशन है? टाइटल्स की परमिशन है। नहीं, यह आपको ध्यान रखना है, पीएम बेटा एक पद है, पीएम उपाधि थोड़ी है, पीएम का पद है। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। खेल में टाइटल्स मिलते हैं, लेकिन हिमांशु जी आप उनका यूज नहीं कर सकते नाम के आगे। एक और चीज समझ लीजिए, जो हिमांशु जी ने प्रश्न पूछा है, जैसे आपको स्पोर्ट्स होता है, ठीक है, आपका खेल होता है, तो स्पोर्ट्स या खेल में आपको जब आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको दिए जाते हैं अवार्ड्स, आपको दिए जाते हैं पुरस्कार। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आप इन अवार्ड्स को ले तो सकते हो, लेकिन इन अवार्ड्स का नाम अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते कि मुझे पद्म श्री मोहन, पद्म भूषण मोहन, ऐसे नहीं लगा सकते आप। यह आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि उपाधियां नहीं लगानी है, मतलब आपको अपने आगे नाम के आगे लॉर्ड, राजा, राय बहादुर, ठीक है, या फिर आपका क्या कहते हैं सरदार, महात्मा, ये सब नहीं लगाना है। साथ साथ जो आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं आप इनको ले सकते हो, लेकिन नाम के आगे प्रयोग नहीं कर सकते, नाम के आगे प्रयोग नहीं। ये परमिशन प्यारे बच्चे आपको नहीं है। आपको केवल दो ही जगह परमिशन है, और वो है आपकी विद्या और सेना। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 19, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको अच्छे से सुनेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, लेकिन इसको पढ़ाने से पहले मैं 14 से 18 एक बार क्विक रिवीजन आपको करा देती हूं, और आप भी मेरे साथ साथ अपने मन में बोलते जाएंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चे मैंने आपको पढ़ाया है आर्टिकल 12, और इसमें क्या है? राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, इंग्लिश में मैं बोलती जा रही हूं, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 13 में हमने किसकी बात की है? न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जिसके तहत आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर मैंने बात की आर्टिकल 14 की, जिसमें मैंने दो वर्ड यूज किए, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, और प्यारे बच्चे विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण।
इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि के समान संरक्षण। इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि के समान संरक्षण। ठीक, उसके बाद प्यारे बच्चे आर्टिकल 15 जिसमें कहा गया है कि भेदभाव का प्रतिषेध, भेदभाव का प्रतिषेध, अबॉलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अबॉलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। फिर आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 जिसमें आपके 5 ग्राउंड बताए गए हैं कि आपको धर्म, रिलीजन, मूलवंश, रेस, धर्म, मूलवंश, जाति, कास्ट, ठीक है, जन्म स्थान, जन्म स्थान, इन आधारों पर आपको क्या नहीं करना, इन आधारों पर भेदभाव नहीं करना। फिर मैंने आपको बताया कि आपको भेदभाव कहाँ नहीं करना, तो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 2 जिसमें कहा गया है सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं। सार्वजनिक स्थान यानी कि पब्लिक प्लेसेस पर आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। ठीक है, जहां मैं क्रॉस लगा रही हूं उसका मतलब है कि आपको ऐसा नहीं करना। आप शॉर्ट में यहां से लिख सकते हो। ठीक, उसके बाद प्यारे बच्चे आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3, तो इसमें किस किस की बात है, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजन फॉर, स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, बच्चों के लिए विशेष उपबंध, के लिए विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। फिर आपका आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 प्यारे बच्चे इसमें है रिजर्वेशन, इसमें दिया गया है आरक्षण, कहां पर, गवर्नमेंट स्कूल्स में, सरकारी स्कूल्स में, और आपको किस किस को, SE, BC, SC और ST, सारा आपके सामने रिवाइज करवा रही हूं, आप ये सारा क्या कर लो, नोट कर लो शॉर्ट में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चे आगे आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 5, इसमें भी रिजर्वेशन, और यहां पे रिजर्वेशन कहां पर दिया गया है, तो आप कहेंगे निजी संस्थानों में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, निजी संस्थान, किस किस को, सेम SE, BC, SC और ST। ठीक, उसके बाद आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 6, इनको ऐड ऑन किया गया है, इनको जोड़ा गया है 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019, और इसमें भी किसकी बात है, रिजर्वेशन की बात है। और कितना रिजर्वेशन, कितना आरक्षण, 10% किसके लिए, EWS के लिए। आपको जब याद हो जाएंगे तो आप ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है आगे आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 जिसमें कहा गया है कि समान अवसर। ठीक है, समान अवसर, और ये समान अवसर कहां कहां पर मिलने चाहिए, तो कहा गया है कि आपको रोजगार और नियुक्ति, रोजगार एवं नियुक्ति यानी कि एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट। ठीक, और फिर 16 का सब क्लॉज 2 कहता है कि रोजगार एवं नियुक्ति में आप धर्म, रिलीजन, मूलवंश, रेस, जाति, बोलते जाइए साथ साथ मेरे, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास, उद्भव एवं निवास। ठीक है, फिर आया प्यारे बच्चे आपका नेक्स्ट आर्टिकल जिसका नाम है आर्टिकल 17। उसने कहा अस्पृश्यता का अंत, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, और फिर प्यारे बच्चे हमने पढ़ा आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स,
उपाधियों का अंत, अबॉयलेशन ऑफ टाइटल्स। और इसके दो अपवाद हमने पढ़े कि दो अपवाद हैं और बच्चे अभी तक नहीं समझ रहे हैं, विद्या यानी कि अकादमिक और बेटा सेना यानी कि मिलिट्री। देवेंद्र सिंह जी, आपने शायद इसको नहीं पढ़ा कि सेना में प्रयोग कर सकते हैं। ये दो जगह आप कर सकते हो। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये बातें आपको समझ आई। हमने आज पूरा रिवीजन किया यहां तक। कल आप इसको अच्छे से पढ़कर आएंगे। और बेटा ध्यान रखिएगा, जी हां टाइम हो गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। बेटा मैं अपनी गारंटी ले सकती हूं सैफ, मैंने प्रॉमिस किया है मैं अपने सब्जेक्ट का कराऊंगी। बाकी टीचर्स से आप बोलिए, बाकी टीचर्स भी आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि कोई टीचर बच्चों के लिए पीछे नहीं हटता है। ठीक है, तो जितना आपको पढ़ना है उतना मैंने आपको बता दिया है। बाकी की चीजें प्यारे बच्चे हम कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।